नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 1 जून बहुत बड़ी तारीख होने वाली है। इस दिन सबसे पहले तो 5 बजे के बाद आप न्यूज 24 पर टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल देख पाएंगे। इसके अलावा क्या होने वाला है, इसके अलावा इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही तारीख को कन्याकुमारी में होंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिल रखी है उसकी भी समयावधि खत्म हो रही है। तो 1 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हम जिसका जिक्र करेंगे आज की चर्चा में वो है प्रधानमंत्री और इंडिया गठबंधन की बैठक, यानी कि दिल्ली टू कन्याकुमारी। तो क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, इसको लेकर आज हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ का जुड़े। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए, दिल्ली में एक बड़ी बैठक और दूसरी तरफ कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री, तो किस तरह से इसको एनालिसिस किया जाए, किस तरह से देखा जाए 1 तारीख को? आपको याद होगा 2019 के जब चुनाव हुए थे तो उस दिन भी जो मतदान का दिन था उस दिन प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे और उन्होंने केदारनाथ में ध्यान किया था गुफा में बैठकर। उसी दिन उनकी अपनी जो लोकसभा है वहाँ पोलिंग होती है, पर अमूमन जो कैंडिडेट होते हैं वो वहाँ अपने क्षेत्र में मौजूद होते हैं और वो घूमते हैं क्षेत्रों में। और इससे होता क्या है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की उनकी कोशिश होती है। लोगों को वो घूम घूम कर कहते हैं निकलिए निकलिए। तो इस तरह से उनकी कोशिश होती है कि हमारे फेवर के लोग निकले। और मैं दर्शकों को बताना भूल गया, 7 तारीख को आखिरी जो 7वें चरण का मतदान है वो भी होना है, 1 तारीख को होना है। तो आप ये देखिए कि बाकी के कैंडिडेट तो आपको घूमते हुए 1 तारीख को नजर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री 30 तारीख यानी कि जो आखिरी दिन है प्रचार का, लोकसभा 2024 का आखिरी दिन प्रचार का, जो कि 7वें फेज के लिए होने जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा 30 तारीख शाम 5 बजे। 4:35 पर प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और फिर वो वहां से विवेकानंद रॉक चले जाएंगे और वहाँ से वो सनसेट देखेंगे। और समय भी आ गया है 6:34 पर वो सनसेट देखेंगे, सूर्यास्त देखेंगे। उसके बाद जो जानकारी आई है उसके अनुसार 1 तारीख को वो ध्यान करेंगे। ध्यान मंडपम है कन्याकुमारी में, उसमें। और ये कुछ उसी तरह से मुझे लग रहा है जैसे कि एक दृश्य हम लोगों ने पहले देखा था जब केदारनाथ में उन्होंने ध्यान किया था, और इस बार कन्याकुमारी से ध्यान करेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कन्याकुमारी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए भी इस बार जाना जा रहा है। इंडिया गठबंधन की जो सबसे मजबूत पोटेंट फोर्स के तौर पर राहुल गांधी उभरे, तो वो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है वो कन्याकुमारी से ही बिल्कुल हुई थी, पहले फेज की जो यात्रा। जी हाँ, और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की राहुल गांधी ने। और ये जो पूरा था वो इलेक्शन एक्सरसाइज ही एक तरह से था, चुनावी एक्सरसाइज ही था। हालांकि उस टाइम राज्यों के इलेक्शन चल रहे थे, राज्यों के इलेक्शन मतलब होने वाले थे। लेकिन लक्ष्य जो था वो किया जा रहा था लोकसभा को, और लोकसभा के चुनाव में उसका फायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों यात्राओं का कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ है, खूब हुआ लाभ। और देखिए कि शुरुआत जहाँ से राहुल गांधी ने की थी, प्रधानमंत्री इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस का एंड वहाँ पर करेंगे। पॉलिटिकली इसको ऐसे देख सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री की अपनी एक स्टाइल है कि किसी भी बड़े मौके को एक खास जगह जा कर के वो ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जा रहे हैं। जैसे कि आपने होली और दिवाली और इस तरह के मौक़ों पर भी उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है, पर ये थोड़ा विवादित सा हो गया है ये ओकेजन। ममता बनर्जी का ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री के पीछे पीछे कैमरे चले गए, और जाहिर है ये उनके आदेश नहीं जाएंगे, तो फिर ये चुनाव आचार संहिता का मसला हो जाता है, और ऐसे में हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। कोई इस चीज़ को कि आप ध्यान करने जा रहे हैं तो वो नेशनली टेलीवाइज अगर होता रहेगा तो आप एक तरह से कैंपेन करते हुए उस दिन नजर आएंगे पूरे देश में। बिल्कुल। पता नहीं अभी तक इस तरह का कोई शिकायत चुनाव आयोग के पास गया हो और उसका क्या निष्पादन हुआ है मुझे नहीं पता है, क्योंकि
जिस दिन मतदान होता है उस दिन कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ तो हम लोग लेते हैं, जो छोटे मोटे रिएक्शन देते हैं वो लेते हैं और फिर हम चलाते भी हैं उसको। तो टेलीविज़न पर कैंडिडेट का अपीयर होना ये शायद बहुत गलत नहीं है, पता नहीं क्या है हकीकत, लेकिन उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है कि आप भाई ध्यान करते हैं अगर तो फिर कैमरे लेकर के क्यों जाते हैं। आप कैमरे लेकर के केदारनाथ चले गए थे। तो ये एक उस कन्याकुमारी में जो ध्यान करने जा रहे प्रधानमंत्री उसकी कहानी है। चलिए, टेलीविजन को तो आप रोक लेंगे, सोशल मीडिया को कैसे रोकेंगे? वहां पर तो मतलब भरमार। पर दूसरी कहानी है कि उसी दिन दिल्ली में विपक्ष का एक बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है और वो जमावड़ा भी एक तरह से उस दिन जो इंडिया गठबंधन की वोटिंग हो रही होगी कई जगहों पर, उसके प्रॉस्पेक्ट्स को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रॉस्पेक्ट्स को प्रभावित करेगा ही, जाहिर है। और वो लोग जो पहुंचेंगे उस बैठक में, जिस तरह से वहाँ बातें होंगी, बहुत निर्णायक बातें होंगी, क्योंकि वहाँ यानी कि 1 जून के मात्र 48 घंटों के बाद वो घड़ी आ जाएगी जब इस देश को पता चलेगा कि अगला जो नेता है इस देश का वो कौन होने जा रहा है, अगली सरकार किस व्यक्ति की बनने जा रही है। 1 तारीख की बैठक को लेकर और क्या समझा जाए, क्योंकि पहले ही बैठक का आह्वान कर दिया गया है, नतीजे 4 तारीख को आने हैं, लेकिन उससे पहले ही चीज़ें जो है प्रोसेस में लाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, जो कि पहले नहीं आ रही थी नज़र। पहले ये आरोप लगे कि आप सीट शेयरिंग जल्दी से नहीं कर रहे हैं। नीतीश बाबू ने खुद ही कई बार सवाल खड़े किए, क्योंकि राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं तो आप मीटिंग तक नहीं बुला रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अब जिस एक्टिवनेस के साथ 1 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है, उससे क्या संदेश, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पिछले कई मौकों से अलग इस बार कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आई। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि राहुल गांधी ने 2 भारत जोड़ो यात्राएं कर लीं या चुनाव के इन पहले कर्नाटक और तेलंगाना में जीत मिल गई और इससे कुछ दिन पहले हिमाचल में जीत मिल गई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें तो पहले भी हुई हैं। इलेक्शंस के पहले 1-2 जीत 2019 में भी मिल गई थी, 2014 में भी मिली थी। इस बार क्या हुआ कि एक नैरेटिव तैयार किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, और वो नैरेटिव अपने आप में इंडिया गठबंधन का एक, जिसको कहते हैं कि कोर, मुख्य बिंदु बना। वो नैरेटिव ये था कि ये तमाम पिछड़े दलों की राजनीति, पिछड़े जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियां एक जगह जमा हों और हम मांग करेंगे कास्ट सेंसस की, हम मांग करेंगे आरक्षण की। हमारी सबसे बड़ी मांग ये होगी। और नीतीश कुमार का यह आधार था कि उन्होंने बिहार में ऐसा करवाया है, अब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा होना चाहिए। और इस देश में ओबीसी और SC/ST समुदाय की जो जनसंख्या है वो 80-85% है, लिहाजा उनकी जो हिस्सेदारी है वो कास्ट सेंसस से तय होती है। इस आधार पे हमें चुनाव लड़ना है। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने, जो राहुल गांधी से उस दौर में उनकी वार्ताएं हुई, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से राहुल गांधी को बताया कि और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इस जातीय गोलबंदी के। राहुल गांधी ने वो मुद्दा पकड़े भी रखा पूरे चुनाव भर, हमने देखा मंच पे आरक्षण। आपने यही बात कह दी। बाद में क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने अपने एग्जिट को, अपने पलायन को इंडिया गठबंधन से खुद प्लॉट किया। खुद ही वो जाना चाहते थे, खुद वो निकल गए। भारतीय जनता पार्टी से वो संपर्क में आए और ये ज़रूरी हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक जो नैरेटिव बन रहा है उसको तोड़ा जाए। इंडिया गठबंधन में वो नैरेटिव को बनाने वाले सबसे बड़े नेता जो हैं वो नीतीश कुमार थे। अगर नीतीश कुमार को ही मिला लिया जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन में ये जो कास्ट सेंसस के आसपास जो बन रहा है एक नैरेटिव, वो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। तो उनकी शर्तों के अनुसार, यानी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नीतीश कुमार को वापस एनडीए में शामिल किया गया। बावजूद इसके कि सम्राट चौधरी की पगड़ी नहीं खुली, है ना, उनको डिप्टी CM बनाया गया। और ये बहुत आसान नहीं रहा होगा सम्राट चौधरी के लिए।
और विजय सिन्हा के लिए कि जिसका विरोध वो पानी पी पी कर रहे थे, आज उन्हीं के जूनियर बनकर काम कर रहे हैं। और एक तरह से ध्वस्त कर दिया गया कास्ट सेंसस वाला जो एक इशू जिसके आसपास गोलबंदी हो रही थी। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे कांग्रेस ने लिया और जिस जगह पर नीतीश कुमार खड़े थे वहां कूद पड़े राहुल गांधी। पहले कांग्रेस के पास मुद्दे के तौर पर महंगाई और बेरोजगारी होती थी। आप तमाम उसके इलेक्शंस देख लीजिए, वो बेनिफिट्स कैसे हम जनता को देंगे और आपको बेनिफिट्स बीजेपी नहीं दे रही है, इस पर वो चुनाव लड़ती थी। इस बार उसने ये मुद्दा पकड़ लिया जो नीतीश छोड़ करके गए। नीतीश इस मुद्दे को लेकर एनडीए में नहीं जा सकते थे। एनडीए में उनकी राजनीति बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ आते ही वो जातीय गुणागणित वाली राजनीति में आते हैं और जिसके कि वो मास्टर हैं हुआ करते थे। आजकल थोड़ा वो पहली वाली बात उनमें नहीं रह गई है, लेकिन ये बात माना जाता है कि जो उन्होंने पैटर्न क्रिएट किया है वो पैटर्न बड़ा स्ट्रांग है। जो जातीय गुणागणित का पैटर्न है या फिर जो सबल पिछड़े के खिलाफ उन्होंने जो दुर्बल पिछड़े थे उसको खड़ा कर दिया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, जिसमें कि वैसी जातियां सामने आ गई जो यादव और कुर्मी बहुल जो एक चल रही थी ओबीसी की लीडरशिप, उसको चैलेंज करने लगी। तो आज छोटी छोटी ओबीसी जातियां भी जो हैं वो अपनी भागीदारी की मांग कर रही हैं और इसको बढ़ा करके उन्होंने एक तरह से नई राजनीति को खड़ा किया और वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो वोट लेकर के जाते हैं। आज कहते हैं कि जब 12-15% वोट नीतीश जी के हैं तो वो वही वोट होती है जो अति पिछड़ा की है। तो ये जो नैरेटिव राहुल गांधी को मिला, इसको लेकर वो चुनाव में उतर गए। और आप देखिए उनके तमाम भाषणों में वो जो जगह खाली किया नीतीश कुमार ने, इसी कारण से उनको बहुत जगहों पर मैं देख रहा था, तेजस्वी की सभाओं में, अखिलेश यादव की सभाओं में, जब राहुल गांधी साथ थे, तो भाषा सुर वो वही है जो वहाँ उस तरह से जो एकत्रित जनता है जो सुनना चाहती है। उनकी अपनी सभाओं में उन्हें अचानक नीतीश कुमार ने एक ऐसा बड़ा मुद्दा पकड़ाया है जिसको लेके वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोग कहते थे कि जातीय आधार नहीं है कांग्रेस के पास, कांग्रेस को किस बात का गठबंधन में सीट दिया जाए, वो किस जाति के आधार पर वोट मांगती है, उसके पास कौन है। आज की तारीख में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है ओबीसी वर्ग के लिए खास तौर पर और आरक्षण के तहत आने वाले वर्ग के लिए, ये लिटमस टेस्ट की तरह ये इलेक्शन भी है कि क्या उनको वो वर्ग अपना नेता मानता है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी बात होगी। और आपने कहा जो कांग्रेस की ऊर्जा है बेसिकली इसी बात से परिभाषित होती है। अच्छा, तेजस्वी यादव फिर ये क्यों कह रहे हैं कि चाचा की वापसी हो सकती है? मतलब इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने धोखा दिया, वो दूसरी साइड चले गए और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला 4 जून के बाद नीतीश कुमार ले सकते हैं। तो इसके क्या मायने समझे जाएं? क्या ये एक शिगुफा छोड़ दिया गया है 7वें चरण से पहले कि कुछ सीटों पर हो सकता है इसका असर पड़ जाए, या फिर इसमें कोई सच्चाई है? हालांकि नीतीश जी ने तो क्लियर किया है, लेकिन फिर भी नहीं, सच्चाई है। देखिए तेजस्वी यादव, आप कुछ भी मानिए, ये जो चुनाव है इसमें एक बड़े नेता के रूप में उभरे और आरजेडी या यूं कह लें कि समूचा जो विपक्ष है बिहार में, उसके वो सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में और मोदी जी को टक्कर देने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। तो जो बातें वो कह रहे हैं वो बहुत हल्के अंदाज में नहीं ली जानी चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि दरअसल लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो प्लानिंग की है इस बार की लोकसभा चुनाव की, वो प्लानिंग दरअसल विधानसभा चुनाव 2025 की है। प्लानिंग दरअसल उसकी की गई है। लोकसभा उनके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधानसभा 2025 है। बिल्कुल। और उन्होंने जातीय गुणागणित का जो एक नया ताना बाना बुना है बिहार में, MY से बढ़ करके माय से बाप पर चले गए, A to Z की पार्टी बनाई। इस बार सवर्णों को टिकट दिया, अति पिछड़ों को टिकट दिया, साथ साथ कुशवाहा समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा समाज से आने वाले को टिकट नहीं दिया। तो इस तरह से वो जातीय गुणागणित को इस बार दूसरे तरीके से बिठाते नजर आए और ये तैयारी है
विधानसभा 2025 जो बिहार में चुनाव होने हैं उसी क्रम में उन्होंने अपनी बगिया सजाई है। विभिन्न विभिन्न जाति वर्ग को जगह देना, आरजेडी के मुहिम में शामिल करना, और इस तरह से उन्होंने पाया कि इसमें वो खासे सफल भी हो रहे हैं। बहुत जगहों पर बैकवर्ड फॉरवर्ड जो फॉल्ट लाइन है बिहार में, जो दरार है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और एक तरह से पूरा जो इलेक्शन है वो उन्होंने कास्ट मैप के ऊपर लड़ा है। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व है। अब हिंदुत्व का कार्ड चल जाता है, लाभार्थी का कार्ड चल जाता है। अति पिछड़ा जो सपोर्टर है, देखिए अपर कास्ट तो ऑब्वियसली मिल जाता है वोट भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके अलावा अति पिछड़ा का उनको सपोर्ट चाहिए होता है। अति पिछड़ा का मिल जाता है, जो लाभार्थी वर्ग भी कहलाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन ये जो जातीय गुणागणित बैठाया है, जिसमें एमओआई के साथ उन्होंने कहीं भूमिहार को जोड़ लिया, कहीं कुशवाहा को जोड़ लिया, तो इस तरह से उन्होंने अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारी की। उसी के आलोक में ये लाइनें वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस के नतीजे माकूल नहीं आते हैं एनडीए के लिए, तो चाचा पलटी मारेंगे, क्योंकि ये जरूरी हो जाएगा कि अगर बिहार के अंदर पॉलिटिकल सर्वाइवल करनी है तो फिर आरजेडी के साथ उनको आना पड़ेगा। ये उनका अपना कैलकुलेशन है, क्योंकि वो नीतीश कुमार सिंपल मेजॉरिटी खुद से तो हासिल करते नहीं हैं, वो तो किसी न किसी गठबंधन के दम पे ही हासिल करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा में हार हो जाएगी बीजेपी की, एनडीए गठबंधन की, तो फिर विधानसभा के लिए नीतीश जी वहां थोड़े ना रुकेंगे। तो हमने ऐसा एक गेम बनाया है अभी, जिसकी हम बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, और अगर ऐसा होता है तो वो हमारी तरफ आ जाएंगे। उनका कैलकुलेशन है कि परिस्थितियां उनको कराएंगे। नीतीश जी ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। वो दिन रात हर मंच से लालू जी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, बावजूद उसके आपने देखा होगा कि नाराज नहीं हो रहे हैं। दूसरा एक ये भी बात कही जा रही है कि दो ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 तारीख को भले ही उसकी आपको रूपरेखा न दिखाई पड़े, पर विपक्ष वाले बहुत इस बात को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरह से नतीजे आएंगे 4 तारीख को, वो तय करेगा कि वहां मौजूदा मुख्यमंत्री कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। अगर जीत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस स्थिति में लोग यहां मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है और नीतीश कुमार की सीटें अगर कुछ कम आती हैं, तो फिर वो चाहेंगे लीडरशिप चेंज, और चाहेंगे कि तैयारी करें वो अगले इलेक्शन की, जो कि विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। उसी प्रकार आप देखिए महाराष्ट्र में भी सब कुछ डिपेंड कर रहा है नतीजों पर। 28 सीटों पर लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मात्र 4 सीटें दी गई हैं अजीत पवार को, मात्र 4 सीटें अजीत पवार को मिली हैं, और एकनाथ शिंदे तो अपने सभी सांसदों को टिकट भी नहीं दिलवा पाए। सिटिंग जितने भी थे 16 थे, 12 या 13 को वो टिकट दिलवा पाए, और कह रहे हैं कि जो उनके लड़के की सीट है और एक सीट थाने, इन दोनों को जिताने के अलावा उनके पास और कोई क्षमता नहीं है। तो अगर मान लीजिए वहाँ भी सीटें घटती हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, तो फिर नेतृत्व परिवर्तन वहाँ होगा, क्योंकि अक्टूबर में इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव है। तो ये दोनों बड़े फैक्टर्स हैं, और इन सब चीज़ों पर नज़रें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि 1 जून इसीलिए इम्पोर्टेंट विपक्ष के लिए है, क्योंकि सरकार अभी तक 2 बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उसका दावा बहुमत का ही है, पर विपक्ष का दावा गठबंधन का है। विपक्ष का दावा गठबंधन का है, उस बीजेपी का दावा 370 का है। वहां उसको गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जरूरत नहीं है। एनडीए तो वो 400 पार बता रहे हैं। हाँ, वो तो एका के लिए करेंगे, भाई हमारे साथ लोग हैं, सब साथ हैं हम। लेकिन इनकी तो स्थिति सरकार में जाने की तभी बनती है जब गठबंधन तैयार होता है। तो इंडिया के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए 1 तारीख महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, उसे 4 तारीख का इंतजार है, उसके लिए 4 तारीख महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ ये गोलबंदी बने और हर घटक के कोई ना कोई मित्र एनडीए में है, कैसे हम सब मिल करके एनडीए को सरकार न बनाने दें, इस बात की गुंजाइश कैसे बने, ये तय करने के लिए अगर कोई संभावना बने तो फिर हमारे सहयोगी भाग ना जाए, ये भी एक देखिए सबको ये आभास हो रहा है हिमांशु की 370 नहीं आने जा रहा है। ये तो सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं। जो पिछला आंकड़ा है 303 का, वो आंकड़ा भी
बहुत से लोगों को विपक्ष में लगता है कि नहीं आने जा रहा है। अब जैसे हम लोगों ने बात की महाराष्ट्र की स्थिति जो है, वहाँ पे हम लोगों ने बात किया है कि बिहार में भी जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है वो बहुत इजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से नए जातीय वर्गों को जोड़ करके लालू यादव ने व्यूह रचना तैयार की है, तो अगर सीटें बढ़ती हैं नहीं हैं और घटती हैं तो एक स्थिति आएगी कि अपने अपने सहयोगियों को संभालो, क्योंकि सहयोगी इधर से उधर जाते देर नहीं लगता हमारे देश में। कोई एनडीए जो है कोई बहुत परमानेंट चीज नहीं है, और इंडिया भी कोई परमानेंट चीज नहीं है। जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां जाएगा। तो आपने परमानेंट की बात की तो केजरीवाल जी की याद आ गई मुझे। उन्होंने कहा कोई परमानेंट शादी थोड़ी ना कर ली है कांग्रेस के साथ। तो वो अभी से संकेत देने लगे हैं, जबकि 1 तारीख के बाद उनके जेल जाने की संभावना है, और वो अभी से संकेत देने लगे हैं इलेक्शन खत्म होने से, मतलब 7th फेज होने से पहले ही, कि हम जो है पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे कुछ पता आता नहीं है। हाँ देखिए, उसमें उनकी एक थोड़ी मजबूरी भी समझिए। मजबूरी उनकी ये है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने की लड़ाई में है। दिल्ली में दोनों साथ थे और सामने भारतीय जनता पार्टी थी, वहां त्रिकोणीय संघर्ष है। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, ये बीजेपी और चौथा अकाली, तो चतुष्कोणीय संघर्ष है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली नहीं, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी नहीं, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह के बोल जो हैं वहां संदेश देने के लिए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ, अभी एक दूसरे के साथ हो जाओ, वहां जाके एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। और ये अब लोग पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दिल्ली में साथ लड़ गए, वहां तो होता है ना। केरल में देखिए, केरल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट वाले हो जाते हैं, बाकी देश में एक दूसरे के साथ रहते हैं। बंगाल में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा देश भी बहुत विभिन्नताओं से भरा हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने ये संदेश दिया है। पर जैसा कि आपने कहा, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, घटकों का कोई वो नहीं होता है कि भाई हम बंधे हुए हैं आइडियोलॉजी से। घटक को सर्वाइवल चाहिए, और सर्वाइवल तभी होती है जब सत्ता होती है। बिल्कुल। हम छोटे दल जो होते हैं वो जातियों के एक्सटेंशन होते हैं। सुबह सपा अभी एक दल है, ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बन गए। अब तो हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे बनेंगे कि नहीं। पर उनके कौन है फॉलोअर? उनके फॉलोअर हैं उनकी जाति विशेष के लोग राजभर। वीआईपी पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी है वहाँ बिहार में जो सैनी जी, मुकेश सहनी उनकी पार्टी है। अब वो उनके समाज, मलाह समाज की पार्टी है। तो व्हाट हैज हैपेंड इज कि जाति विशेष के एक्सटेंशन हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और अपने लोगों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, अब तो मान लीजिए आम आदमी पार्टी भी, उसमें इस तरह की बातें नहीं होती हैं। लेकिन पासवान समाज की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हालांकि उसमें अब नए नए लोग जुड़ करके उस पार्टी को बड़ा कर चुके हैं, पर मूलतः अगर आप देखें तो यादवों की पार्टी आरजेडी, यादवों की पार्टी सपा, जनता दल यूनाइटेड कुर्मी, और कुशवाहा की पार्टी। अब कुशवाहा को नया समाज मिल रहा है, बात अलग है। तो इस तरह से जातियों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने समाज के लिए, तो फिर आपके साथ नहीं रहेंगे लोग। तो इसीलिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कोई भी गठबंधन परमानेंट नहीं होता है। बिल्कुल, कांग्रेस को भी पता है एक फोर्स बनेंगे अगर हमको साथ में लेकर आना पड़ेगा सभी को। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास तो जो अलायंस है वो तो उनके साथ है ही है एलआई, और कांग्रेस पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि 1 तारीख को सब एकजुट रहें। अगर 4 तारीख को नतीजे कुछ ऐसे बनते हैं, कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं जिससे इंडिया आगे बढ़कर अपनी सरकार बना सकती है, तो फिर हमारे साथ लोग होने चाहिए। इस बात की भी समीक्षा होगी। हालांकि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। न्यूज़ 24 आप देखते रहिए। कोई आपको सुझाव है या फिर आप इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।